हाँ यस जी, सर। स्क्रीन विजिबल है। ठीक है। सो अभी हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं, हम लोग सुपरवाइज मशीन लर्निंग वाले पार्ट में, और इस वीक एग्जैक्टली थोड़ा सा हम लोग कंटिन्यूटी रखेंगे। ठीक है, क्योंकि कल का एक क्लास मैंने कैंसिल किया था, तो एक क्लास एक्स्ट्रा मैं आपका लगाऊंगा, उसके अलावा भी और भी क्लासेस मैं अरेंज करूंगा। सो मोस्ट प्रोबेबली वी आर रैपिंग अप सुपरवाइज लर्निंग, क्योंकि अनसुपरवाइज में इतनी ज्यादा एल्गोरिथम नहीं होती। For till this Sunday, we wrap up the machine learning part almost, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें हम पूरे तरीके से रैप अप कर लेंगे। देन वी मूव टू दी प्रोजेक्ट्स ओनली। तो मैं एक कनेक्ट रखूंगा बैंकिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, एक कनेक्ट रखूंगा मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, और दो प्रोजेक्ट्स हम आपको असाइन करेंगे। द वन प्रोजेक्ट इज related to the banking, another one is also related to the marketing part. Okay, so this is our simple formation. सो हमने मल्टी क्लास ये सारी चीजें देख ली थी, और ज्यादा एल्गोरिदम्स नहीं होती। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि बहुत सारी एल्गोरिदम्स होंगी, बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है। मैं आपको सिर्फ वही डिलीवर कर रहा हूँ जो आपके काम की है। अननेसेसरी ज्यादा उसमें एंटर होने के लिए और ज्यादा बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़े, उन सब चीजों के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज वन ऑफ द नोट्स जो मैं आपको शेयर कर दूंगा रिलेटेड टू दी मशीन लर्निंग पार्ट, तो वो भी आप एक बार देख लेना। स्क्रीन कैसे स्टॉप हो जाएगा। ओके, स्क्रीन मैंने अभी दोबारा रीशेयर किया है, स्टॉप हो गया था वो। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस वन दैट इज कॉल्ड एसवीएम। और मैंने आपको बोला था आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी परफॉर्म कर सकते हो इरिस डेटा सेट को लेके। तो इरिस डेटा सेट आपको लेना कैसे है, दिस इज एन इजीएस्ट वे यू कैन इंपोर्ट द इरिस डेटा सेट। इरिस एक्चुअली होता क्या है, पहले मैं आपको ये चीज बता देता हूँ जिससे आपको ये पूरा क्लियर फॉर्मेट हो जाए। सबको पता है ना इरिस क्या होता है। इरिस इज अ फ्लावर। उसकी बेसिकली काफी सारी स्पीशीज होती हैं, ठीक है, जिसमें से हम सिर्फ 3 या 4 स्पीशीज आइडेंटिफाई करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो स्पीशीज का डेटा है, मतलब जो डेटा हमारे पास आया है, जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, उसमें सिर्फ सिर्फ इसकी 300 में से कितनी स्पीशीज अवेलेबल है मेरे पास? 4। सेटोसा, वर्सिकलर, सॉरी 3 है, वर्जिनिका। ठीक है, 3 ही डेटा मेरे पास अवेलेबल है। अब किसी भी फ्लावर को कैटेगराइज किया जाता है बायोलॉजिकली, तो वो उसकी सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ के बेसिस पे किया जाता है। ठीक है, सो आई एम जस्ट यूजिंग दिस वन क्लासिफिकेशन। तो ये फोटो मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपको पता चले एक्चुअली पेटल किसको बोलते हैं और सेपल किसको बोलते हैं। आई नो आपने 9th 10th इन सब चीजों में जूलॉजी वगैरह जो हमारे 9th 10th में आती है, तो उसमें हम लोग इन सब चीजों को स्टडी करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा इसको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक पूरा फॉर्मेशन क्लियर हो जाए कि हम बात किस चीज की कर रहे हैं। तो ये अच्छा पिक है। तो यू कैन सी जो बीच का पोर्शन है, ये वाला जो बीच का पोर्शन, कौन सा, ये जिधर मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, ये जो बीच का पोर्शन है, दैट सेंटर लाइन, सेंटर एरिया, दिस एरिया इज कॉल्ड व्हाट? पेटल लाइन। एंड दिस पर्टिकुलर एरिया, दिस इज कॉल्ड व्हाट? सेपल लाइन। ठीक है, तो जो फ्लावर्स हैं आप देखोगे वर्जिनिका, वर्सिकलर और सेटोसा में बहुत डिफरेंस है इनकी पेटल लेंथ और सेपल लेंथ में। तो इन्हीं के बेसिस पर वी कैन आइडेंटिफाई कि ये पर्टिकुलर फ्लावर जो है वो कैसा है। एक्चुअली वो सेपल लेंथ उसके वो सेटोसा है, वर्सिकलर है या वर्जिनिका। दिस इज आवर डिसीजन। ठीक है, तो डिसीजन के लिए एक होती है एल्गोरिथम फॉर द कंटिन्यूटी पर्पस। कंटिन्यूटी पर्पस पे अगर हम बात करें तो आपके पास लीनियर रिग्रेशन है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन है। तो ये एल्गोरिथम्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है।
ठीक है, तो उस मल्टीलीनियर रिग्रेशन इन सबसे आप चीजों को निकाल सकते हो कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, फोरकास्टिंग क्या हो सकती है एक तरीके से। अब बेसिकली अगर हम बात करें कैटेगराइजेशन, जैसे अगर हम लोगों ने बात करी थी कि ये बेसिकली इंश्योरेंस बाय आउट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो कितने चांसेस हैं, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम्स इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी किस चीज पे चली गई, ये आप यस और नो वाले पे, जैसे होते हैं ना कि आपने प्रोबेबिलिटी में कॉन्सेप्ट समझा होगा कि मैंने डाइस को रोल किया तो 6 आने के चांसेस क्या है, तो दिस इज अ पॉइंट, कितने टाइम वो 6 आ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो मशीन लर्निंग में भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप जॉब पर्पस पे देख रहे हो, सिर्फ 11 ऐसे फीचर्स होते हैं जो आपको समझने पड़ते हैं। पहला, मशीन लर्निंग होती क्या है ये समझ लेना, मैं अभी आ रहा हूँ इस पर वापस एसवीएम पर, लेकिन मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। ठीक है, सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग में डिफरेंस क्या होता है, जो कि हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। फीचर्स एंड लेबल्स क्या होते हैं, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग क्या होती है, फीचर्स एंड लेबल्स के बारे में हमने बात नहीं करी, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन हम कर ही रहे हैं, रिग्रेशन हम कर चुके, एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रिकॉल, एफ1 स्कोर, ये सारी चीजें हम लोग कर चुके, कंफ्यूजन मैट्रिक्स ये भी हम कर चुके। सो अगर इफ यू वांट टू लर्न, दिस इज कॉल्ड इन मशीन लर्निंग बेसिक, ये चीजें आपको आनी चाहिए। अगर ये चीजें भी आती दैट इज सफिशिएंट आज की डेट पर, राइट नाउ। आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी आज 5 साल बाद, लेकिन अभी इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं मिलेंगी, इतनी नॉलेज भी काफी होती है। ठीक है, एसबीएम में ज्यादा कुछ नहीं होता, एसबीएम में वी आर लुकिंग फॉर द हाइपर प्लेन। ठीक है, हम क्या देखते हैं, हाइपर प्लेन देखते हैं। अब एसबीएम एक क्लासिफिकेशन मॉडल है। क्लासिफिकेशन मॉडल क्या होता है, क्लासिफिकेशन से क्या समझते हो, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि हम सेग्रीगेट करके बताएंगे कि एग्जैक्टली वो है क्या, दैट इज कॉल्ड व्हाट, क्लासिफिकेशन मॉडल। ओके, अब हमारे पास एक एरिस डेटा है, एरिस डेटा में हमारे पास बहुत सारे फ्लावर्स हैं। तो एग्जैक्टली exactly क्या होता है कि बहुत सारा डेटा अगर आपके पास अवेलेबल है तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि एग्जैक्टली exactly, ठीक है, यू नीड टू आइडेंटिफाई एग्जैक्टली इसकी नियर बाय लाइन कौन सी है। नियर बाय लाइन समझते हो, मतलब इनको डिवाइड करने वाला पोर्शन कौन सा है। तो हम आगे प्रोसेस करते हैं, दिस इज अ टारगेट नेम्स, दिस इज अ डेटा फ्रेम। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास टारगेट नेम 0 1 2 3 ऐसे दिया हुआ है। सो मैं आपको पूरा हमने सेग्रीगेट भी करके देखा था कि टारगेट्स क्या है। सपोज 0 इज व्हाट आर टारगेट नेम। अच्छा, अभी प्रोसेस हो रहा है, जस्ट अ मिनट। मैंने लोड किया है ना डेटा सेट, तो डेटा सेट अभी लोड नहीं हुआ है, डेटा सेट लोड होगा देन उसके बाद ये सारी चीजें प्रोसेस होगी। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि मैं डायरेक्टली प्रोग्राम, सॉरी, मैथमेटिकल पार्ट है, तो इसमें मैं डायरेक्ट सेटोसा, वर्सिकलर, वर्जेनिका ये सब यूज नहीं कर सकता। तो हमें इसमें क्या करना पड़ता है, उनको एक नंबरिंग देनी पड़ती है। ठीक है, 0 1 2 3। अब देखो, एरिस टारगेट्स, टारगेट्स इज दिस, सो 0 इज सेटोसा, सेटोसा, 1 इज वर्सिकलर या वर्जेनिका है, कौन सा है ये, वर्सिकलर, एंड द थर्ड वन इज वर्जेनिका। तो दिस इज अ पार्ट कि हमने उसको कैसे कैसे डिवाइड किया। ओके, क्लियर है, एनी डाउट, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब हमने उसके नेम्स के साथ में उस चीज को देखा, तो ये उसके नेम के साथ में जो मैंने आपको बताया था कि कैसे एग्जैक्टली वो है भी कि नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, ये लैम्डा फंक्शन समझ में आ रहा है आप लोगों को। हाँ जी, एनी वन, कोई किसी को अंडरस्टैंडिंग है लैम्डा फंक्शन की, कहने का प्रियांशु महेश। हाँ जी, सो गाइज मैंने लैम्डा फंक्शन इसलिए यूज किया बिकॉज आई डोंट वांट टू असाइन, आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी न्यू फंक्शन।
तो लैम्डा एक ऐसा एनोनिमस फंक्शन होता है जो कि एक सर्टेन टाइम पीरियड मतलब इस पर्टिकुलर एरिया के लिए काम करेगा, बाकी किसी और एरिया में इसको मूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे इसको कॉल मैं इसको कॉल नहीं करता। तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं जिनको दोबारा रिकॉल करने की जरूरत नहीं है, तो यूज द लैम्डा फंक्शन which is better give you better performance. तो देखो 0 is setosa, 1 is versicolor and this is called vajanica. अब इसके अंदर डेटा बहुत है, 0 to 50, 50 to 100, 100 to and so on. ठीक है, काफी सारा डेटा है। तो we'll do one thing, I'm just doing one thing. ये मैंने अलग अलग सेपरेशन दिया df0, df1 और df2 पे। और अगर आप इसका एग्जैक्टली df देखना चाहते हो, print अंडर ब्रैकेट df डॉट, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसका शेप देख लेते हैं। देखते हैं 150 टू 150 है और 6 पैटर्न है, 1 2 3 4 5 एंड 6 पर नाम है, बट दिस इज एन टारगेट। 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरीके से लिया। एक्चुअली क्या है ना, मेरे को एक स्कैटर्ड प्लॉट डालना था। क्या डालना था? स्कैटर प्लॉट। अब वो क्यों डाल रहा हूँ मैं, रीजन आपको बताता हूँ। पहले मैंने कंपैरिजन पहले ग्राफ बनाया किसके बीच में, सेटोसा और वर्सिकलर के बीच में। ठीक है, आई होप आपको मैटप्लॉटलिब वगैरह ये सब चीजें आती है, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दीज थिंग कि स्कैटर प्लॉट कैसे डाला। एक्स लेवल, वाई लेवल, पैटर्न लेंथ और सेपल लेंथ पे ये चलेगा, सॉरी ये सेपल लेंथ पे ही चला रहे हैं पूरा का पूरा, और उसके बेसिस पे हमने पूरा पोर्शन देखा। So you can understand this only the part, this only the data will exist in the versicolor. ठीक है, वो सेटोसा में नहीं जा रही। एक मिनट, df0 सेटोसा इज रिप्रेजेंट बाय प्लस एंड 0 जो ब्लू डॉट्स है दिस रिप्रेजेंट द versicolor. अब मुझे कहाँ से पता चला, बिकॉज आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट। 0 to 50 जो मेरा था df0 में जो डाला था वो मेरा सेटोसा था, और वो मेरा वो था क्या बोलते हैं df1 वर्टिकल। तो उसके बेसिस पे वी कैन आइडेंटिफाई, अगर मैं इसमें एक लाइन देखूं तो एक हल्का सा डिफरेंस मिलेगा, बट ये नियर बाय मेरा किसके अंदर आ रहा है, वर्टिकलर के अंदर आ रहा है। मतलब हर फ्लावर तो ये सेपरेशन होता है, इसके बेसिस पे वी कैन आइडेंटिफाई यस दिस इज एन सेपरेटली डिवाइडेड और नॉट। अब सेटोसा और वर्टिकलर को पेटल लेंथ के बेसिस पे देखा, ये सेपल लेंथ के बेसिस पे तो डिवाइडेशन दे रहे हैं, बट पेटल लेंथ के बेसिस पे क्या करें। तो पेटल लेंथ के बेसिस पे देखा तो पेटल लेंथ पे भी इनका क्या हुआ, नहीं ये सॉरी गलत डेटा है, नीचे वाला डेटा देखिए। पेटल लेंथ पे यू कैन अंडरस्टैंड सेटोसा और वर्टिकलर क्यों आ रहे हैं। ये सेटोसा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, वर्जेनिका है ये, इस पर गलती से वर्टिकलर लिख गया। सेटोसा वर्सेस, sorry, this is versicolor versus ये चीजें छोटी छोटी हैं वो देख लेना, क्योंकि हम लोग वर्कआउट करते रहते हैं तो हम लोगों से मिस हो जाती हैं ये सब चीजें। तो df2 और df1 में किया हमने, तो ये पेटल लेंथ के बेसिस पे थी। जस्ट थिंक अबाउट इट, पेटल लेंथ की वजह से ये चेंजेस आने थोड़े से, मतलब सेग्रीगेट करना इसको थोड़ा सा टफ है। सो वी नीड ऑल द पैटर्न्स, मतलब हमें सेपल लेंथ भी चाहिए, हमें पेटल लेंथ भी चाहिए। दोनों चीजें अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद ही हम उसमें कोई सेग्रीगेशन क्रिएट कर सकते। क्लियर हुआ? दिस इज कॉल्ड व्हाट, बोलते ना क्लासिफिकेशन। बेसिकली वी आर ट्राइंग टू क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ सेपल, ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न। बट सैपल पे क्लासिफिकेशन हमें दिख रहा है, और लेकिन पैटर्न पे क्लासिफिकेशन नहीं दिख रहा है। तो वी नीड दी बोथ द डेटा टू सेग्रीगेट होल द थिंग्स। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, फिर हमने एक सपोर्ट वेक्टर मशीन लगाई, इसको हम एसवीएम भी बोलते हैं। दिस एल्गोरिथम इज वेरी फेमस, बट ये यूज कम होती है। ठीक है, ये यूज कम होती है,
और सबसे ज्यादा यूज होने वाली है डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो एसवीएम मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको डिसीजन ट्री समझ में आ जाए। तो ये पार्ट समझ में आया। तो हम पहले क्या करेंगे, एक्स में वही चीज करी जो हमने पहले करी थी। एक्स में हम बाकी सारा डेटा डाल देंगे चारों, टारगेट और फ्लावर को हटा के, और वाई के अंदर टारगेट स्टोर करके रखेंगे। आपको स्क्रीन विजिबल है? जो मैं बोल रहा हूँ वो दिख रहा है आप लोगों को? ऐसा तो नहीं हो रहा स्क्रीन लैग कर रही हो? महक, विजिबल है सर, विजिबल है। विजिबल है ना? ठीक है। तो मैंने एक्स में क्या करा, एक्स में आई चूज द सेपल लेंथ, पेटल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल विड्थ, ठीक है। और वाई में क्या रखा, टारगेट रखा, बिकॉज फ्लावर नेम और इन सब चीजों को मैं लेके नहीं चल सकता, इसलिए मैंने उसको एक कोडिंग यहाँ पे अरेंज कर रखी थी 0 1 2 3 कि इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ट्रेनिंग साइज, ट्रेन द डेटा, डेटा ट्रेन करना है, इट्स वेरी इजी। स्प्लिट करना बहुत आसान है, जो स्प्लिटिंग मेथड मैंने आपको बताया, दिस इज एन स्टैंडर्ड मेथड। इसमें आपको ज्यादा कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले क्या होता था कि हमें बहुत अलग से उसको पहले सेपरेट करना पड़ता था, और फिर उसको प्रोसेस करते थे, फिर उसके बाद वर्कआउट करते थे। तो टेस्ट डेटा होगा हमारा 20%, और ट्रेनिंग डेटा जो होगा वो हमारा होगा 80%, ठीक है। ये स्प्लिट करा, तो एक्स 150 का 20% कितना हुआ, 120 और 30, ठीक है। अब हमें एसबीएम मशीन लगानी है, तो हमने एसके लर्न एसबीएम से एसबीएम मशीन इंपोर्ट करी, एसबीसी बोलते हैं उसको, और हमने एसबीसी मॉडल को ट्रेन किया। ये एग्जीक्यूट दिस वन, और फिर हम उसको फिट करेंगे। फिट करा, ये हमारा मॉडल फिट हो गया। अब एक्स टेस्ट वाई टेस्ट का स्कोर चेक करेंगे कितना आ रहा है, 96%। देखो इससे पहले 1% आ रहा था, जितनी बार चलाओगे उतनी बार इसका अप्रोक्सीमेशन स्कोर चेंज हो जाता है। इससे पहले कितना आ रहा था, 1% आ रहा था। अब देखो हमने एक रेंज भी पास करके देखी, तो इसलिए 1 दे रहा है। आप इसकी रेंज चेंज करोगे तो इट शोज यू व्हाट इज द पैरामीटर्स, कौन कौन से पैरामीटर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब एक होती है ट्यूनिंग। सो बेसिकली मैं ट्यूनिंग की अगर बात करूं इसके अंदर, ठीक है, इसकी ट्यूनिंग की, इसका एक एग्जांपल मुझे सेट करना पड़ेगा एसवीएम का, कि आपको ट्यूनिंग कैसे बताई जाए। देखो, सो ट्यूनिंग को ऐसे समझो कि आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है। 3 लेवल होते हैं कंपनीज के अंदर, ठीक है। 3 लेवल हम लोग डिसाइड करते हैं। यहाँ पे ट्यूनिंग कितने, 3 टाइप की ट्यूनिंग यहाँ पे मैंने बताई हुई है। वैसे होती टोटल 5 टाइप की ट्यूनिंग है, तो बेसिकली 3 टाइप की ट्यूनिंग आपके लिए सफिशिएंट होती है। तो एक तरीके से समझो कि एक कंपनी होती है, तो उस कंपनी में 3 पर्सन होते हैं। एक होता है एसोसिएट लेवल पे, एक होता है क्वालिटी एनालिस्ट, और एक होता है ऑडिटर। ये 3 लेवल हम लोग कंसिडर करके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो एसोसिएट मतलब कि जो हमारा रेगुलराइजेशन है, दिस वन, सी इज इक्वल टू 1 डाला हुआ है। तो हमने मॉडल को ट्रेन करने की कोशिश करी, तो सी क्या बोलता है, रेगुलराइजेशन क्या बोलता है कि भाई आप मॉडल को ट्यून तो करो, लेकिन कुछ मिस्टेक चलेंगी हर ट्रेनिंग पॉइंट पर, ठीक है। कि हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं बहुत अच्छा कि हर ट्रेनिंग पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, बट सिंपल बाउंड्री बेसिस पे हमने बहुत मेहनत करके ट्राई करा, लेकिन थोड़ी बहुत मिस्टेक चलेगी। तो C1 C10 और C100 तक ये जाता है। तो आप चाहो तो C1 एक मिस्टेक अलाउ कर रहे हो, C10 आप चाहो तो C100 तक चलेगी। देखो 100 तक गया तो देखो मॉडल बहुत अच्छा ट्रेंड हो गया। सी ट्रेन पे कितना हो रहा है, सेम आ रहा है, 1 पे भी सेम आ रहा है,
मैंने बस उसके क्या बढ़ा दिए कि कितनी मिस्टेक्स वो अलाउ है। तो सिंपल बाउंड्रीज कितनी दे दी, 100 दे दी, तो भाई ये तो कर ही रहा है मिस्टेक, तो मतलब 100% हर किसी जो इसमें ये आंसर दे देगा। तो रेगुलराइजेशन ट्यूनिंग समझ में है। डस्ट ट्यूनिंग इज व्हाट, या मॉडल ट्रेन तो कर चुके लेकिन उसे ट्यून करके देख रहे हो कि एग्जैक्टली ये कितने मॉडल तक ये काम कर सकता है। अब हम आते हैं किस पे, गामा पे। तो गामा पे अगर हम आए तो गामा की रेंज कितनी दी है इसमें, 2। तो गामा की जो एग्जैक्ट रेंज जो होती है वो 10 तक रख सकते हैं हम। 0.1 से स्टार्ट होगी और 10 तक हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। और ये रेंज बहुत ज्यादा हो जाती है। देखो हमने यहाँ पे 10 तक किया, रन करा, 90% चला गया। हम इसको 0.1 कर देते हैं, रन करा, सेम वो पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो ये मतलब ये जो प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, मतलब जो क्लासिफिकेशन कर रहा है, जो बॉर्डर लाइन जो डिजाइन कर रहा है कि दोनों डेटा को सेपरेटली डिजाइन करने के लिए जो बॉर्डर लाइन डिजाइन कर रहा है, ये बहुत स्मूथ लाइन डिजाइन कर रहा है 0.1 पे। तो गामा को ट्रेन करने के लिए यू कैन यूज एनी ऑफ देम, आप 2 भी रख सकते हो। तो हमने 2 ही रखा, वापस इसको 2 की जगह मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको 5 रख देता हूँ, मेरा रेंज गिरेगा, रेंज भी नहीं गिर रहा, उतना ही है, ठीक है। तो ये 0 to 10 तक होता है कि इसकी स्केल कहां तक हो सकती है, ठीक है। सो बेसिकली विच वन इज बेस्ट, सी इज बेस्ट, मतलब रेगुलराइजेशन इज बेस्ट बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रिक्टनेस, ठीक है, ये बहुत स्ट्रिक्ट है। और गामा क्या है, गामा इन्फ्लुएंस करता है बस डेटा को, और कुछ नहीं करता, सिर्फ डेटा को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। फिर आपका आता है कर्नल। कर्नल क्या करता है, कर्नल विल गिव द शेप ऑफ द पाथ, ठीक है। कर्नल विल गिव द व्हाट, शेप ऑफ द पाथ। इसमें 3 चीजें होती हैं। आप उसे लीनियर मॉडल पे ट्रेन करना चाहते हो तो आप इसमें क्या लिख दो, लीनियर। तो एक लीनियर जो मॉडल होता है उसके बेसिस पे आप ट्रेन करना चाहते हो, यू कैन चेक दिस को, इट्स 100%। उसके अलावा आप कर्नल में और कौन कौन से ले सकते हो, पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है, पॉली, इसको लिखता हूँ पॉली। पॉली पे देखो 96 आ रहा है। एक आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का पढ़ा था क्या, सिग्मॉइड। सिग्मॉइड का यूज करके करना चाह रहे हो तो देखो 2 दे रहे, 200% करेक्ट, ओके। यू कांट बिलीव इट, व्हाट इज द 200% करेक्ट, ठीक है। सो लीनियर जो रहता है, ठीक है, जो कि लीनियर जो होता है वो आपका डिवाइड होता है स्ट्रेट पर, स्ट्रेट पॉइंट के थ्रू, ठीक है। बट आपने देखा था पेटल लेंथ में मिक्स होके आ रहा है, तो बेस्ट पार्ट इज व्हाट, जो हम इसमें यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, आरबीएफ, ठीक है। हम क्या यूज करते हैं, आरबीएफ। आरबीएफ क्या यूज करते हैं, आरबीएफ इज फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज। फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज मतलब डेटा ऐसा हो सकता है ना, मिक्स भी हो सकता है, तो ये फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज क्रिएट करता है सेग्रीगेट करने के लिए। तो दिस पर्टिकुलर मॉडल इज वेरी गुड ऑल्सो। गामा को सबसे 3rd नंबर पे रखते हैं हम लोग, 2nd नंबर पे हम कर्नल को रखते हैं, 1st नंबर पे हमारा रहता है क्या, रेगुलराइजेशन, कि आप कितनी मिस्टेक्स अलाउ कर रहे हो। तो आपने स्ट्रिक्टली 1 मिस्टेक बोला, योर रिजल्ट विल बी द सेम, ठीक है, योर रिजल्ट विल बी सेम। तो आरबीएफ का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। आरबीएफ इज, आर इज स्टैंड फॉर रेडियल, बी स्टैंड फॉर बेसिस, एफ स्टैंड फॉर फंक्शन, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट कि अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे मैं इतनी आसानी से ये फंक्शंस के नाम या चीजें बता रहा हूँ, सो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस वर्ड याद रखना, उससे ज्यादा आपको कुछ भी अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
दीज आर द फंक्शन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन जो आप इसमें यूटिलाइज कर सकते हो। तो इसका मॉडल ट्यूनिंग के जो स्टेप्स होती है, द फर्स्ट स्टेप इज लीनियर, सेकेंड स्टेप बेस्ट बता रहा हूँ रेटिंग वाइज कि कौन कौन से बेटर है। तो फर्स्ट वन इज लीनियर, कर्नल के अंदर बात कर रहे हैं हम लोग, नॉर्मली रेगुलराइजेशन कर्नल और गामा के बेसिस पे बात नहीं कर रहे, हम वैसे ही बात कर रहे हैं। सबसे बेस्ट होता है आपका लीनियर, सेकंड होता है आपका आरबीएफ, और जब आपके इन दोनों मॉडल्स में भी प्रॉपर आंसर नहीं है तो यू कैन ट्राई द पॉली। और सिग्मॉइड पे जाने की जरूरत नहीं है, सिग्मॉइड सबसे लास्ट में लेके जाना, ठीक है, तो उससे ज्यादा बेटर है। क्लियर है? तो ये आपके ट्यून पार्ट होते हैं कि आप किस तरीके से मॉडल को ट्यूनिंग में ले सकते हो। सो दिस इज एन इजीएस्ट पार्ट, और ये आपको समझ में आ गया होगा कि एरिस डेटा सेट में आप इसमें किस तरीके से काम कर सकते हो। अच्छा, नाउ द माय क्वेश्चन इज व्हाट इज देयर एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? बताओ, कोई क्वेश्चन है? आई एम गोइंग टू स्विच टू अनदर पार्ट। यस और नो, आंसर कर दो। ओके, आप लोगों ने कोई आंसर नहीं दिया, तो आई कंसिडर इट कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई। सो गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज मैं आपको बता देता हूँ, आज के डेट में जॉब क्लियर करना इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड विदाउट दीज थिंग्स, क्योंकि हर जगह आपको इन सब चीजों से होके गुजरना पड़ेगा। ठीक है, नाउ लेट्स बी कनेक्ट विद द डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री इज आल्सो अ क्लासिफिकेशन मॉडल। ठीक है, डिसीजन ट्री इज आल्सो अ क्लासिफिकेशन मॉडल। थोड़ा सा टाइम लूंगा आज मैं, क्योंकि ये दोनों मॉडल्स मैं आपके खत्म कर दूंगा, तो आपको एग्जैक्ट फॉर्मेट पे क्या है वो सारा सिस्टम क्लियर होता है। तो डिसीजन ट्री जो मशीन लर्निंग का पार्ट होता है, वो क्या करता है कि सपोज एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, गुड़गांव में बारिश हो रही है, एक थ्योरी बोल रहा हूँ मैं, सेंटेंस बोला मैंने, गुड़गांव में बारिश हो रही है, तो क्या मुझे ऑफिस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? इट्स द डिसीजन, दिस इज कॉल्ड व्हाट? डिसीजन। सो डिसीजन ट्री सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होती है, जो बेसिकली आपको ये बताती है कि आप उससे क्वेश्चन पूछो। इसको ट्रेन करते हैं ना, तो उससे हम क्वेश्चन पूछते हैं, उस क्वेश्चन के बेसिस पे हम मॉडल को ट्रेन करके रखते हैं, तभी वो आंसर दे पाता है, राइट? तभी वो क्या दे पाएगा? आंसर दे पाएगा। तो इसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं। आप देखो, डिसीजन ट्री के लिए एक ट्री फॉर्मेट में आपको दिखा देता हूँ, इट्स लुक लाइक दिस। एक मॉडल में आपको नहीं दिखा रहा हूँ मैं, बस आपको पिक्चर आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो देखो, दिस इज कॉल्ड व्हाट? डिसीजन ट्री। मैंने यहाँ पे क्या बोला? इनकम इज हाई और लो। हाई एज कितनी है, मीडियम में स्टूडेंट्स हैं, लो में सीआर है। so this is a different form, this is called what? Decision tree। तो इसमें जो सबसे टॉप नोड होती है, इनको हम बोलते हैं नोड, इनको बोलते हैं चाइल्ड। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? नोड, या आप बोल सकते हो पेरेंटिंग नोड या फिर रूट नोड। ठीक है, और ये होती हैं ब्रांचेस, जो एरोज आपको दिखाई दे रहा है। ओके, और जो क्वेश्चन आप दे रहे हो वो होता है आपका डिसीजन नोड। ठीक है, और लीफ नोड कौन से होते हैं? जो फाइनल प्रेडिक्शन, यानी कि यस और नो जो आएगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? फाइनल प्रेडिक्शन। अब हम डिसीजन ट्री में आते हैं, ये भी बहुत आसान से है। यहाँ पे हमने कुछ सैलरीज ली, ठीक है, वी डोंट हैव लॉट ऑफ डेटा, वी हैव लिमिटेड 16 डेटा। तो हमने बोला गूगल कंपनी, मोस्ट ऑफ द पीपल आर नोन अबाउट द गूगल कंपनी, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स होती हैं। तो पैकेजेस बहुत अच्छे खासे रहते हैं गूगल में, 1 करोड़, 60 लाख, 70 लाख समथिंग पैकेजेस आपको आराम से मिल जाते
तो हमने भी एक सर्टेन एरिया लगाया कि भाई आपका जॉब रोल ये है, आपकी बैचलर डिग्री ये है, कि सैलरी आपकी कितनी हो सकती है। वी नीड टू आइडेंटिफाई। तो वी आर डूइंग द सिंपल थिंग। हमने यहाँ पर इनपुट लिया, सैलरी को पहले ड्रॉप करा। तो जो हमारे इनपुट्स है, मतलब कंपनी नेम, ठीक है, जॉब और डिग्री, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। कंपनी नेम, जॉब और डिग्री, ठीक है। तो उसको हमने रखा और टारगेट में रख दिया सैलरी को, क्योंकि सैलरी तो न्यूमेरिकल में, बाकी कुछ भी न्यूमेरिकल में नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे एक दिक्कत आई, ये तो न्यूमेरिकल डेटा नहीं है, बट आप क्या परफॉर्म कर रहे हो, मैथमेटिक्स परफॉर्म कर रहे हो। तो भाई मैं क्या करूं, तो मैंने इस डेटा सेट में जो सिस्टम मेरे को दे दिया गया था, वो सिस्टम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। क्या सिस्टम दिया था कि फ्लावर के नेम जो थे वो हमने कैसे डिसाइड कर लिए थे, 0 1 2 3 ऐसे करके डिसाइड किए हुए, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे कंपनी, जॉब रोल्स और डिग्रीज, इन सबको भी हम कुछ इसी तरीके से डिवाइड करें। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, लेबल एनकोडर का। किसका, लेबल एनकोडर। ये एसक्यूएल में ऑलरेडी इनबिल्ट एक एल्गोरिदम है। लेबल एनकोडर का काम क्या होता है कि आपका जो भी टेक्स्ट डेटा दिया गया है उसको वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, किसमें कन्वर्ट कर देता है, 0 1 2 3 में, ठीक है। मतलब कैटेगरिकल डेटा में, विच इज कंसिडर इन टू दी नंबर्स, ठीक है। बिकॉज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो काम करती है वो नंबर्स के साथ में काम करती है, टेक्स्ट के साथ में काम नहीं करती, सिंपल थिंग। तो हमने लेवल एनकोडर का यूटिलाइजेशन किया, कंपनी, जॉब और डिग्री को एनकोड किया। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज अ लेवल एनकोडर्स, किस तरीके से ये असाइन हुए हैं, वही 0 1 2 वाले फॉर्मेट में, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये इस फॉर्मेट में इसको मैप कर देता है। आपको इसके अंदर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, लेवल एनकोडर। अब आपके पास डेटा क्या हो गया, कंपनी, जॉब, डिग्री रिप्रेजेंट होंगी 0 1 2 से, ठीक है। तो अब हमने इनपुट में क्या डाल दिया, कंपनी, जॉब एंड डिग्री डाल दिया, और ये इनपुट एन हो गया हमारे पास, ये आ गया इनपुट एन। तो 2 नंबर पे आपकी गूगल है, 0 पे एबीसी फार्मा है, और 1 पे आपकी फेसबुक है, ठीक है। और 0 पे आपकी बैचलर डिग्री है, मास्टर आपकी 2 पे है, 1 पे भी आपकी बैचलर डिग्री है। हाउ इज इट पॉसिबल। यहाँ पे इसको बड़े ध्यान से देखना कि बैचलर्स की स्पेलिंग में स्पेसेस वगैरह किसी चीज का अंतर हो, तो इसलिए ये दिक्कत दे रहा हो। तो हम इसको रन करते हैं, ये पूरा सारा सिस्टम डिजाइन। तो लेवल एनकोडर समझ में आया, इसके अंदर एक न्यू चीज थी, कौन सी, लेवल एनकोडर। जब आप किसी भी कैटेगरिकल डेटा पे काम कर रहे हो और उसी कैटेगरिकल डेटा के बेसिस पे ही आपको डिसीजन ट्राई करवाना है, मतलब आप मेरे को बताओगे कि सर मैंने बैचलर डिग्री की हुई है और मैंने डेटा एनालिस्ट का कोर्स किया है, मेरी एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी होगी। तो मैं आपको जब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में प्रोसेस करूंगा, तो आई एम नॉट यूजिंग योर बैचलर डिग्री, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग योर डेटा एनालिटिकल या डेटा साइंस सर्टिफिकेशन, सो आई एम यूजिंग लेबल एनकोडिंग फॉर दैट पर्पस, ताकि आपके इनके एक एनकोडिंग पार्ट बन जाए। अब वही चीज है, हम एसक्यूएल लर्न में डिसीजन ट्री क्लासिफायर लेंगे, मॉडल फिट करेंगे, फिट करने के बाद वी एग्जीक्यूट द मॉडल, तो 100% एक्यूरेसी आएगी। ज्यादा इसमें एक्यूरेसी पर डिपेंडेंसी मत देना, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी पर डिपेंडेंसी देने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं आपको। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्कोर बहुत छोटा है और आप आसानी से इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एन प्रेडिक्शन मॉडल। इसमें किसी भी तरीके से आपको ट्यून करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें आपको ज्यादा ट्यूनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। बट यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अब आपसे ये पूछा जाएगा, दोनों चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर लगी, यही चीज मैं एसवीएन में डाल के भी कर सकता हूँ,
और एसबीएम भी मुझे इसी तरीके से आंसर देगा। बट आपसे यही क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाएगा, तो आप समझ गए होंगे एल्गोरिदम इतना बड़ा टास्क नहीं है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे टास्क पूछा जाएगा, द टास्क इज वेरी सिंपल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसबीएम एंड डिसीजन। ठीक है, तो मैं कुछ पॉइंट्स, डॉट पॉइंट्स आपको बोल रहा हूँ, आप लिखना चाहो तो लिख लो, इट्स गुड फॉर यू। द फर्स्ट वन इज व्हाट एसबीएम बाउंड्रीज बनाता है, डिसीजन ट्री आपका डिसीजन रूल्स बनाता है। एसबीएम बाउंड्रीज बनाएगा डेटा के बीच में कि कैसे सेपरेट हो रहे हैं, डिसीजन डिसीजंस बनाता है, डिसीजन रूल्स बनाता है ताकि वो एक प्रॉपर आंसर दे सके। तो ये क्या करता है, एसबीएम जो है वो मार्जिन के बेसिस पे देखता है कि डेटा सेग्रीगेट होगा या नहीं होगा। वहीं पर ये ऑलरेडी स्प्लिट करके रखता है यस नो वाले ट्री फॉर्मेट में, एक क्वेश्चन एक नोट, एक क्वेश्चन दो आंसर या मल्टीपल आंसर, उसमें से एक ही आंसर आप चूज कर सकते। तो ये एसबीएम जो है वो बेसिकली कर्नल्स यूज करता है, ये कर्नल यूज नहीं करता एग्जीक्यूट होते समय, ये बैकग्राउंड प्रोसेसेस की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या बोलते हैं, एसबीएम में फीचर स्केलिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके अंदर आपको स्केलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जितना चाहे उतना बड़ा डेटा कर लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड वन, सेकेंड वन इज व्हाट, उस वाले पार्ट को, किसको, एसबीएम को विजुलाइज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आपने देखा था बहुत इजीली आप उसको आइडेंटिफाई करके नहीं बता सकते, लेकिन डिसीजन ट्री में बहुत सेपरेटली सारी चीजें आपको डिफाइंड मिलती हैं और क्लियर मिलती हैं, तो आपको उसमें किसी भी टाइप का कोई इशू नहीं आता। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर है। सो डिसीजन ट्री सिर्फ और सिर्फ स्केलिंग से मेरा मतलब कि डिसीजन ट्री सिर्फ डिस्टेंस देखता है, कितना डिस्टेंस है उसके बेसिस पे डिसीजन ले लेता है, लेकिन एसबीएम ऐसे नहीं कर सकता। एसबीएम विदाउट स्केलिंग अगर अलग चलेगा तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मतलब अपने आप को इतना उसमें समझने लगेगा, वो प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर पाएगा, इसलिए इसमें स्केलिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो फीचर स्केलिंग का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीचर स्केलिंग। इसमें क्या होता है फीचर स्केलिंग में, अगर हम बात करें तो जैसे 18 टू 16 टू 18 रेंज है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, हाँ, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला यार मशीन लर्निंग बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट, यानी कि अगर आपको पाइथन बहुत अच्छे से आती है, जो चीजें मैं कर रहा हूँ वो आपको बहुत अच्छे से आती है, मशीन लर्निंग में आपने देखा होगा मैं पाइथन से ज्यादा डिस्कशन जो है वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पे कर रहा हूँ, तो दिस इज एन एल्गोरिदम एंड इट्स वेरी इजी, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से डिजाइन कर सकते हो। बट ये दो डिफरेंट फॉर्मेट हो गए, दो डिफरेंट एरियाज हो गए, how you understand the problem, how you understand the system, then you can decide this is the correct or not। तो मतलब यहाँ पे है ना, अगर हम बात करें, मैं इसको फीचर स्केलिंग ना करूँ, मैं इसको न्यूमेरिकली आपको चीज को ना समझाऊं कि किस लेवल पे आपको होना चाहिए, तब आपको मशीन लर्निंग समझ में आएगी, तब तक आप इसमें कोई जजमेंट नहीं दे सकते। आपको अगर प्रॉपर जजमेंट देनी है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक डिसीजन ट्री तैयार करना पड़ेगा, तभी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो ना प्रॉपर मैनर। ठीक है, तो अगर इंटरव्यूअर अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको आंसर कैसे करोगे, तो बेसिकली एसवीएन के लिए अगर वो वर्सेस वाला पूछता है तो आप इसको सिंपल लैंग्वेज में आंसर कर सकते हो। इसमें फीचर स्केलिंग की जरूरत पड़ती है, क्यों जरूरत पड़ती है, बिकॉज इट्स वर्किंग ऑन द डिस्टेंस एंड मार्जिन। सो हमें फीचर स्केलिंग की जनरली ऐसे ही एरियाज में जरूरत पड़ेगी, इंपॉर्टेंस रहेगी,
जहां पर एरिया मार्जिन के बेसिस पर, मतलब डिस्टेंस और मार्जिन के बेसिस पर डिसाइड करना हो। डिसीजन ट्री थ्रेशोल्ड पे चलता है, मतलब कहाँ से मेरे को स्प्लिटिंग करके एक प्रॉपर कैलकुलेशन आंसर होता है वो, तो वो आपको मिलता है। तो हम लोग मोस्टली जो आप वर्कआउट करते हुए देखोगे तो वी आर वर्किंग ऑन व्हाट डिसीजन ट्री। ये बहुत अच्छा होता है। अब क्रेडिट रिस्क वगैरह पे हम लोग बात करें, विच एल्गोरिदम इज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो एक और एल्गोरिदम मैं आपको पढ़ाऊंगा, आज नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब आज बहुत हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए, वरना फिर मैं आपको एक और एल्गोरिदम पढ़ाऊंगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रैंडम फॉरेस्ट। ये भी बहुत आसान है। रैंडम फॉरेस्ट क्या बोलता है? रैंडम फॉरेस्ट आपको ये बताता है कि डिसीजन के अंदर भी डिसीजन, ऐसा हुआ तो क्या, ऐसा हुआ तो क्या, ऐसा हुआ तो क्या, मतलब एक ही चीज चलेगी लेकिन आपका मल्टीपल फॉर्मेशंस बनते हैं इसके अंदर। सो दिस इज अ रैंडम फॉरेस्ट, समझे? मतलब है एक बात, लेकिन उसमें बहुत सारी कैटेगरी है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी को जजमेंट लेना है या किसी के बारे में जज करना है, सो हाउ कैन यू जज? यू आर नॉट जजिंग एनीथिंग ऑन अ सिंगल पैरामीटर, यू नीड टू जज द पर्सन ऑन अ मल्टीपल पैरामीटर्स लाइक योर इंटरव्यूज। If I want to identify by the AI agents the person, it's good, it's it's fit for this role or not, so we need to work on it what, random forest। हम देंगे मल्टीपल पैरामीटर्स, इसे मल्टीपल पैरामीटर्स के बेसिस पे उसका स्कोर चेक करेंगे, देन वी डिसाइडेड। ओके, सो दिस इज द वे जो आपको इसमें यूटिलाइज करना पड़ेगा। क्लियर है? ये दोनों चीजें मैं फाइल आपको भेज रहा हूँ, ये दोनों फाइल प्लीज आप लोग देख लीजिएगा, और इसके बाद हम आगे मूव करेंगे। संडे तक मैं आपका ये वाला जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रैप अप कर दूंगा। ओके, क्लियर है? एक मिनट रुकेगा, मैं आपकी फाइल यहाँ पे शेयर कर देता हूँ।